नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, लगातार आपको उत्तराखंड रिवीजन क्लास महाकुंभ मिल रहा है। आज पार्ट 14 है और 14वें भाग में हम देखेंगे गोरखा शासन को। तो गोरखा शासन, जिसको उत्तराखंड के स्थानीय भाषा में गोरख्याली भी कहा जाता है, तो गोरख्याली के बारे में आप अच्छे से समझेंगे इस वीडियो में, इस रिवीजन क्लास में, और पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन करेंगे जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हमने इससे पूर्व कुमाऊं का चंद वंश देख लिया, गढ़वाल का पंवार वंश देख लिया। उसके बाद उत्तराखंड की धरती पे गोरखा शासन आता है और गोरखा शासन के तुरंत बाद हमारी धरती पे उत्तराखंड की एक तरफ टिहरी रियासत बन जाएगी और बाकी भूभाग पे ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश हुकूमत काम करेगी। ठीक है, तो जैसा कि गोरख्याली को शुरू करने से पहले दोस्तों थोड़ा आपको जो पृष्ठभूमि है उसको जानना पड़ेगा। देखिए, आप सभी को पता है जो चंद वंश का अंतिम शासक था महेंद्र चंद। ठीक है, अंतिम शासक कौन था चंद वंश का? महेंद्र चंद। महेंद्र चंद को हरा दिया था गोरखा शासकों ने और 1790 में कुमाऊं के भूभाग पे या कुमाऊं के राज्य में गोरखा शासन स्थापित हो गया। इसके एक साल बाद गोरखा अटैक करते हैं गढ़वाल राज्य पे 1791 में। ठीक है, और उसके बाद लंगूरगढ़ की संधि होती है जिसमें प्रद्युमन शाह टैक्स देना मंजूर करते हैं। बट उसके बाद गढ़वाल राज्य में देखिए 1795 में इकावनी बावनी जो कि अकाल पड़ा था और उसके बाद 1803 का जो भीषण भूकंप था, इससे गढ़वाल राज्य की जो आर्थिक स्थिति थी बहुत खराब हो गई। बहुत ज्यादा उनको लॉसेज होने लगे, राजकोष खाली हो गया, उसके ऊपर से दरबार में तरह तरह के षड्यंत्र होने लगे जिसका भरपूर फायदा गोरखाओं ने उठाया। और 1804 में आपको पता है खोड़बुड़ा के युद्ध में प्रद्युमन शाह वीर गति को प्राप्त होते हैं और गढ़वाल की धरती में या गढ़वाल राज्य पे भी गोरखाओं का राज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया कि कैसे गोरखाओं ने कुमाऊं गढ़वाल को कैप्चर किया था। ठीक है, अब गोरखा राज की मैं थोड़ा हिस्ट्री की बात करता हूं। तो गोरखा जो शासक थे कहां से थे? तो गोरखा शासकों का मूल था भाई नेपाल। ये नेपाल के थे और आपको पता ही है आज भी देखते हैं आप गोरखा जो हमारे सैनिक होते हैं उनकी बहादुरी के चर्चे आपको पता ही है कितने ज्यादा ये बहादुर सैनिक होते हैं। तो नेपाल के थे और युद्ध कौशल ही इनका परिचय था। और इनकी जो खुखरी होती है, ठीक है, खुखरी जो इनका आज भी पारंपरिक एक हथियार है। आप देखते हैं कि खुखरी के नाम से बहुत से ब्रांड भी हैं इनके कंट्री में। ठीक है, तो नेपाल के जो हमारे सेनापति थे उस समय, तो उन सेनापतियों ने भी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से युद्ध किया था जिसके फलस्वरूप उनकी विजय हुई थी। हालांकि उनको कुछ अंदर की जो गुप्त सूचनाएं थी वो दी गई थी, जैसे कि कुमाऊं में हर्षदेव जोशी ने गोरखाओं को कुछ गुप्त सूचना दी। गढ़वाल क्षेत्र से भी ऐसा ही हुआ। गढ़वाल की दुर्दशा के बारे में किसी भीतरघात व्यक्ति ने बताया जिसके कारण गोरखाओं को सब खबर मिली। ठीक है, तो ये चीजें तो होती है भाई। घर का भेदी लंका ढाए, खाली थोड़ी बोला, एक आपका लोकोक्ति है, मुहावरा है, घर का भेदी लंका ढाए, यानी कि जो घर का भेदी होगा वो सब कुछ खत्म कर देगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप गोरखों का उत्तराखंड पे अधिकार, तो सबसे पहला पॉइंट क्या बना? कुमाऊं पे गोरखाओं का अधिकार कब हुआ था? तो कुमाऊं पर गोरखाओं का अधिकार हुआ था 1790 में। ठीक है, और गढ़वाल पे गोरखाओं का अधिकार कब हुआ? तो गढ़वाल पर गोरखाओं का अधिकार हुआ था 1804 में। यानी कि पहला पॉइंट ये निकलता है कि कुमाऊं पर गोरखाओं ने राज किया था 25 वर्ष तक, 25 साल तक रहे, क्योंकि 1815 में ब्रिटिशर्स आएंगे। और गढ़वाल पे लगभग लगभग 11.5 वर्ष हमारा क्या किया था? गोरखाओं ने राज किया था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, जब गोरखा शासन यहाँ पे शुरू होने वाला था तो गोरखा शासन से पूर्व नेपाल की भी स्थिति में बात करूं तो नेपाल में एक बहुत प्रतापी शासक हुआ पृथ्वी नारायण शाह। नेपाल का जो एकीकरण किया था उसमें पृथ्वी नारायण शाह ने किया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल का एकीकरण किया। आधुनिक नेपाल का जनक कहा जाता है इसको। ठीक है, यानी कि फादर ऑफ नेपाल, मॉडर्न नेपाल कहा जाता है पृथ्वी नारायण शाह को। इसके बाद देखिए जो अगला शासक है रण बहादुर शाह। रण बहादुर शाह से थोड़ा इंपोर्टेंट हो जाएगा। रण बहादुर शाह, जब देखिए ये क्वेश्चन भी बनता है कि जब गोरखाओं ने कुमाऊं पर पहले अटैक किया तो उसमें नेपाल का राजा कौन था? तो उसमें नेपाल का राजा था रण बहादुर शाह। इसका टाइम पीरियड था 1778 से लेकर 1800 तक। ठीक है, तो इसी की जब लीडरशिप चल रही थी नेपाल में, मतलब ये राजा था, तो इसके राजा होने के दरमियान ही क्या हुआ कि कुमाऊं पर गोरखाओं ने अटैक किया था। ठीक है, तो कब किया? 1790 में किया। और उस समय जो गोरखा सेनापति थे, कौन कौन आए थे? गोरखा सेनापति आए थे कुमाऊं पर, कौन कौन? अमर सिंह थापा, हस्तिदल चौतरिया, जिसको चौतरिया बहादुर शाह भी कहा जाता था, काजी जगजीत पांडे थे, सूरवीर सिंह थापा था। ठीक है, तो बहुत से ऐसे गोरखा सेनापति थे जिनके नेतृत्व में दो रास्तों से
गोरखा आए अल्मोड़ा की तरफ, दो रास्तों से होकर आए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक दल जो था वो गंगोली हाट और सेरा घाट का जो एरिया था उसकी तरफ से आया, और दूसरा दल जो बिसुंग बिसुंग पट्टी जो कि चंपावत में है, यहां से होते हुए अल्मोड़ा की तरफ बढ़ा था, ठीक है। इनको रोकने के लिए महेंद्र चंद ने गंगोली की तरफ अपना गया वो, और उसका एक चाचा था उसमें लालचंद, वो बिसुंग की तरफ जाता है। लेकिन महेंद्र चंद जो था भाई हमारा, बोला जाता है कि महेंद्र चंद ने अमर सिंह थापा को तो हरा दिया, लेकिन भागने पे मजबूर भी किया था। लेकिन होता क्या है यहाँ पे कि कुछ मतलब फिर यहाँ पे सेना का जो है तितर बितर सेना होने की वजह से, या अन्य जो लालचंद एक व्यक्ति था उसकी सहायता के लिए गया था महेंद्र चंद वापस, जिस चाचा को भेजा था। तो इसी दरमियान क्या हो कि बहुत ज्यादा कमजोर हो गई सेना, जिसका फायदा फिर गोरखाओं ने उठाया और गोरखा अल्मोड़ा की तरफ बढ़ते हैं और 1790 में अल्मोड़ा पर अधिकार कर लेते हैं। इस समय गोरखाओं के साथ एक व्यक्ति था कुमाऊं का, जिसको कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है, हर्षदेव जोशी, ठीक है। हर्षदेव जोशी को विभीषण भी कहा जाता है कुमाऊं का, क्योंकि ये घर का भेदी था, ठीक है, इसलिए इसको कुमाऊं का विभीषण नाम से भी आपका संबोधित किया जाता है। तो 1790 में अमर सिंह थापा ने अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अल्मोड़ा पे या कुमाऊं पर अधिकार करने वाला जो सेनापति था उसका नाम क्या था, अमर सिंह थापा। तो अमर सिंह थापा के ही नेतृत्व में हमारा अल्मोड़ा या कुमाऊं वंश का पतन हो गया भैया, और यहां से गोरखा हुकूमत शुरू हो जाती है कुमाऊं में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए गोरखा सैनिक जब लड़ाई के लिए आए थे ना, तो गोरखा सेना में दो टाइप के सैनिक थे। दो टाइप के सैनिकों में पहले जो सैनिक थे उनका नाम था जागरिया, ठीक है, और दूसरे जो सैनिक होते थे इनको बोला जाता था ढाकरिया, ठीक है। जागरिया और ढाकरिया सैनिक होते थे गोरखा सेनाओं में। जागरिया क्या था भैया आपका, जो कि 1 साल के लिए सेना में रहते थे, ठीक है। जागरिया जो सैनिक थे उनकी नियुक्ति 1 साल के लिए होती थी, और ढाकरिया जो थे भैया आपका 1 साल बाद जब ये सैनिक रिटायर हो जाते थे तो इनको कहा जाता था रिटायरमेंट के बाद ढाकरिया, ठीक है, रिटायर होने के बाद। तो यही अंतर था जागरिया और ढाकरिया में। और ये ढाकरिया जो सैनिक होते थे केवल फिर इमरजेंसी में आते थे, जब भी इमरजेंसी पड़ती थी या सैनिकों की संख्या कम पड़ती थी तो गोरखा शासक या सेनापति इनको बुलाते थे वापस। यानी कि एक टेन्योर जो था उसमें फ्रेश सोल्जर का वो 1 साल का था, जागरिया इसको कहा जाता था, ठीक है। तो संक्षिप्त सी कहानी है, फिर से मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। 1790 में गोरखाओं ने अमर सिंह थापा के नेतृत्व में अल्मोड़ा पे अधिकार कर लिया था, और उसके बाद जो है हमारा गोरखाओं ने अगले वर्ष यानी कि 1791 में गढ़वाल राज्य पे भी अटैक करना चाहा, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हो पाए। और फाइनली यहाँ पे संधि होती है, कौन सी, लंगूरगढ़ की संधि, ठीक है, लंगूरगढ़ की संधि, जिसके तहत हमारे प्रद्युमन साहब बोलते हैं कि मैं आपको इतने रुपए टैक्स दूंगा, आप गढ़वाल पे अटैक नहीं करोगे। और गोरखा मान भी लेते हैं, कुमाऊं की तरफ भी वो खुश थे, ठीक है। बट बाद में तो उनको मौका मिलता है, तो मौके का फायदा हर कोई भुनाना चाहता है। ये तो आज कलयुग की एक बोल सकते कि कलयुग की भी मांग है, कलयुग में हर कोई मौके का फायदा भुनाना चाहता है, बहती गंगा में हाथ धोना, ठीक है। तो वही गोरखाओं ने भी किया था यहाँ पे। चलिए आप देखेंगे कि जो कुमाऊं में गोरखा शासन रहे या गोरखा प्रशासक रहे वो कौन थे, और इनके टाइम पे क्या कुछ महत्वपूर्ण चीजें हुई थी। इंपोर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस करूंगा, नहीं तो सेशन बहुत लंबा हो जाता है, इतना लंबा पढ़ने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट जो रिवीजन है वो आपके एग्जाम में भी काम आएगा और हमेशा याद भी रहेगा। तो कुमाऊं में देखिए 1790 में गोरखा बैठ गए भैया। तो जो गोरखा शासक या जो कुमाऊं में बैठे हमारे, इनको कहा जाता था आपका सुब्बा, ठीक है, इनको कहा जाता था सुब्बा या सूबेदार, ठीक है। जो भी कुमाऊं में बैठे थे या गढ़वाल में बैठेंगे अभी, जो प्रमुख पद होता था इसको सुब्बा या सूबेदार कहा जाता था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से आपको याद रखना। और सुब्बा की हेल्प के लिए नीचे नायब सूबेदार भी होता था, जिसको नायब सुब्बा कहा जाता था। इसके हेल्प के लिए एक असिस्टेंट होता था जिसको नायब सूबेदार या नायब सुब्बा भी कहा जाता था, ठीक है, क्लियर। चलिए तो अब शुरुआत हो जाती है कुमाऊं में गोरखा प्रशासकों की। पहला जो प्रशासक बनता है कुमाऊं में, पहला गोरखा प्रशासक कौन था, तो जोगामल्ल शाह था। टाइम पीरियड 1791 से लेकर 92 तक रहा भाई, ठीक है। इसके टाइम पे क्या महत्वपूर्ण घटना हुई, तो पहला भूमि बंदोबस्त कराया इसने। तो पहला गोरखा शासक जिसने भूमि बंदोबस्त कराया था कुमाऊं में कौन था, ठीक है, कौन था, क्वेश्चन बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका जोगामल्ल शाह, ठीक है, ध्यान रखिए, जोगामल्ल शाह। इसके अलावा देखिए आपका इसने एक बीसी नामक टैक्स भी लगाया। जो 20 नाली जमीन होती थी तो इसमें आपका आबाद पर बीसी एक रुपया टैक्स उसमें लगाया जाता था। 20 नाली जमीन पे इसने एक टैक्स लगाया 1 रुपए का उसमें, ठीक है, आबाद जमीन पे, यानी कि जिसमें खेती होती थी। इसके अलावा देखिए इसने एक टैक्स लगाया था घरही पिछही, घरही पिछही, घरही पिछही नामक टैक्स भी इसके टाइम पे लगा, और 2 रुपए प्रति परिवार पे टैक्स था। उसमें एक टैक्स और इसने इंट्रोड्यूस कराया जिसका नाम था सुवांगी दस्तूर, जो कि कई बार एग्जामों में बन चुका है। सुवांगी दस्तूर, ठीक है, दस्तूर का मतलब ही क्या होता है,
दफ्तर के खर्च के लिए एक टैक्स इसने इंट्रोड्यूस कराया जिसको सुवांगी दस्तूर कहा गया, यानी कि गोरखा शासकों का जो ऑफिस था, ऑफिस के खर्चे के मेंटेनेंस के लिए, अन्य चीजों के लिए ये सुवांगी दस्तूर को शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये हमारी जोगामल्ल शाह के टाइम के कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इसके बाद जो अगला शासक आता है काजी नरसाई। काजी नरसाई भैया, इसका जो शासनकाल था बस 1793 में रहा इसका शासनकाल, और ये दूसरा सुब्बा या सूबेदार था। इसके टाइम पीरियड पे क्या हुआ था, मंगलवार की रात्रि एक कांड हुआ, मंगलवार रात को एक कांड हुआ। ठीक है, जिसके कारण काजी नरसाई के टाइम पीरियड को नरसाई का मंगल भी कहा जाता है। नरसाही का मंगल, जो एक घटना हुई थी ना नरसाई का मंगल, तो ये घटना इसी के टाइम पीरियड पे हुई थी, मंगलवार को। हुआ क्या था इसमें, अल्मोड़ा में जो नगरकोटी जाति के लोग थे, तो नगरकोटी जाति के लोग लंबी चुटिया रखते थे, मेल भी अपनी सिर में, जो ब्राह्मण चुटिया रखते हैं ना सिर में, छोटी सी लंबी सी एक चुटिया रखते हैं, छोटी सी तो नहीं, लंबी सी चुटिया होती है, तो वो चुटिया रखते थे, लंबे बाल रखते थे। अब किसी ने काजी नरसाई को ये बोल दिया कि नगरकोटियों का जो पूरा दल है वो प्लानिंग कर रहा है तुझे मारने की। ठीक है, नगरकोटी तुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ऐसा जब खबर नरसाई के पास पहुंची तो ये थोड़ा मंदबुद्धि होगा यार, अब देखिए बिना सत्यता की जांच किए हुए इसने डिसीजन ले लिया। इसने बोला भाई अल्मोड़ा में जितने भी नगरकोटी है कल सुबह तक कोई भी नहीं बचना चाहिए, मेरे को मारने का प्लान बना रहे हैं ये लोग। तो इसने सैनिकों को भेजा और बोला जाता है कि उसमें बहुत से नगरकोटियों को मार दिया गया मंगलवार की रात। बहुत से नगरकोटियों ने बचने के लिए अपनी जो चुटिया थी सिर में उसको काट दिया, जो उनके लंबे बाल थे, आइडेंटिफिकेशन था उनका, वो काट दिया, जिससे वो सामान्य लोगों की तरह हो गए। तो ऐसा भी बोला जाता है बहुत से नगरकोटी बच पाए क्योंकि उन्होंने अपनी चुटिया काट ली थी, और बहुत से नहीं बच पाए। तो मंगलवार रात को एक घटना हुई, इसलिए इसको नरसाई का मंगल कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये था नरसाई का मंगल। अगला जो शासक आया भाई, इसका नाम था अजब सिंह थापा। अब अजब सिंह थापा जो था ये तीसरा सूबेदार हो जाएगा कुमाऊं का, और इसके टाइम पे ऐसा कुछ हुआ नहीं था। बोला जाता है कि इसने भैया 1500 ग्राम प्रधानों का कत्ल कराया था। ठीक है, ऐसा भी बोला जाता है कि इसने 1500 ग्राम प्रधानों का सामूहिक कत्ल कराया था। जो ग्राम प्रधान उसमें सयाना होते थे गांव में, टैक्स लेने वाले, चंद शासन में। तो हो सकता है कुछ बगावत हुई हो या कुछ इसको लगा होगा कि कहीं सयाना कोई यूनिटी बना के मुझे मार न रहे हो, जैसा नरसाई मंगल की घटना में हो, ऐसा इसने भी सोचा और 1500 लोगों का सामूहिक कत्ल हुआ था, ऐसा बोला जाता है। इसके बाद जो अगला प्रशासक है इसका नाम था रुद्रवीर सिंह। रुद्रवीर सिंह नेक्स्ट प्रशासक बना, और इसने ब्राह्मणों पे एक टैक्स लगा दिया भैया, कुसही नामक टैक्स। किसने लगाया था, क्वेश्चन बनेगा, तो ये ब्राह्मणों पे लगाया गया, और ये भूमि कर था। ठीक है, ब्राह्मणों को पर लगाया क्योंकि ब्राह्मण की भूमि पहले मुक्त थी। ठीक है, ब्राह्मण था, पंडित्याई का काम करता था, अन्य धार्मिक कार्यों में इन्वॉल्व रहते थे, तो उनकी भूमि को टैक्स फ्री किया था। बट इसने बोला नहीं यार भैया, पंडित लोग भी टैक्स देंगे। ठीक है, और इसने जो राज्य के बुनकर थे उसमें, जो कि कपड़े बनाते थे, उन बुनकरों पर इसने टांड कर भी लगाया। ठीक है, टांड कर, तो टांड टैक्स भी इसने रुद्रवीर सिंह ने लगाया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रशासक आया कुमाऊं का, चौतरिया बमसा। चौतरिया बमसा जो था भैया, ये बोल सकते हैं कि ये कुमाऊं का अंतिम प्रशासक था। ठीक है, अंतिम प्रशासक था। यही लगेगा ब्रिटिशर्स से, जब हम ब्रिटिश राज पढ़ेंगे कुमाऊं गढ़वाल में, तो ब्रिटिश सेना जब यहाँ पहुंचेगी कुमाऊं के एरिया में, तो चौतरिया बमसा लगेगा वहां पे। ठीक है, अंतिम गोरखा प्रशासक था ये कुमाऊं का, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन बनता है कुमाऊं का अंतिम गोरखा प्रशासक कौन था, तो ये हमारा बमसा चौतरिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इतना क्लियर हो गया ना। तो जो कुमाऊं में हमारे गोरखा सूबा थे उनको हमने देख लिया, कौन कौन से गोरखा सूबा थे और क्या क्या इनके टाइम पीरियड पे स्पेशल चीजें हुई थी। गोरखाओं के टाइम पे ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, न्यायिक व्यवस्था जटिल हुई थी, साथ ही जो कर थे, कर को भी इन्होंने अजीब अजीब से टैक्स भी लगाए थे। इसके अलावा जैसे कोई बगावत करता तो सामूहिक हत्याकांड जैसी घटनाएं इनके लिए आम बात थी, क्योंकि खुखरी इनका जो था पारंपरिक हथियार था। ठीक है, खुखरी चला देते थे किसी पे भी, इसलिए इसको गोरख्याली को देखिए, गोरख्याली जो है हमारा, गोरख्याली को उत्तराखंड में अत्याचार शासन भी कहा जाता है। ठीक है, अत्याचारी शासन, क्योंकि नो अपील, नो दलील, नो वकील। भाई जो बोल दिया मेरा वचन ही है शासन, जो बोल दिया यहाँ पे सुब्बा ने, मेरा वचन ही है शासन। ठीक है, काटो इसका गला, जैसे बाहुबली में बोलते हैं, वही सीन यहाँ पे भी हो रहा था। ठीक है, समझ पाए ना। और इसके अलावा देखिए भैया, जैसे कुमाऊं क्षेत्र में हमारे गोरखा सूबा हुए, ऐसे ही गढ़वाल क्षेत्र में भी गोरखा सूबा यहाँ पे नियुक्त किए गए थे। चौतरिया बमसा जो था ये कुमाऊं का सूबा बनने से पहले गढ़वाल का सूबा भी बनता है, अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, बाकी मैं बोला था इनका जो पारंपरिक हथियार था खुखरी था, वो खुखरी। ठीक है, तो खुखरी इनका पारंपरिक हथियार था, और खुखरी बनाने का नगर उसमें बोला जाता है कि डोटी जो राज्य था, नेपाल का डोटी राज्य में एक आपका गढ़ी नगर था।
तो गढ़ी नगर में खुकरी बनाई जाती थी भैया। गढ़ी नगर में खुकरी बनाने का वहां पे क्या था, शस्त्रागार था। खुकरी जहाँ पे डालते होंगे, लोहा गला के बनाते होंगे, ठीक है। और खुकरी उसमें बनाने वाली एक जाति भी ऐसा बोला था कि नेपाल में थी, जिसका नाम था नेवार जाति, ब्राह्मण जाति थी ये। तो नेवार जाति के लोग ये खुकरी को बनाते थे। ठीक है, खुकरी ब्रांड आज आप देखते हैं ना, खुकरी ब्रांड की एक सिगरेट भी आती है नेपाल की, बहुत ज्यादा फेमस है वो। अगर आप बॉर्डर एरिया में जाएंगे तो काफी बार उसको पकड़ा भी जाता है, क्योंकि बिना इंपोर्ट ड्यूटी चुकाए वो इंडिया में लाई जाती है। तो खुकरी इनका पारंपरिक हथियार रहने के साथ साथ बहुत एक स्पेशल ब्रांड भी है नेपाल के लोगों का। ठीक है, चलिए ये तो हो गया भैया कुमाऊं के जो हमारे सुब्बा या सूबेदार थे। ठीक है, इसके बाद देखिए आप गढ़वाल में गोरखा शासन। तो 1804 में खोरबुआ का युद्ध होता है। इस युद्ध में प्रद्युमन साहब वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, और जैसे वो वीरगति को प्राप्त होते हैं तो गढ़वाल का पहला जो गोरखा शासक बनता है या सूबा बनता है वो अमर सिंह थापा था। अमर सिंह थापा बनता है गढ़वाल का सूबा 1804 ईस्वी में। ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति करता है रण बहादुर, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। रण बहादुर इसकी नियुक्ति करता है। कौन था रण बहादुर, तो रण बहादुर शाह, जिसका शासनकाल जो था आपका 1778 से 1800 ईस्वी के मध्य था। ठीक है, उसी की सहमति से, उसी की संस्तुति से अमर सिंह थापा को गढ़वाल का पहला सूबा नियुक्त किया जाता है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, अमर सिंह थापा जो है हमारा गढ़वाल में, ठीक है, गढ़वाल में जब ये राजा बनता है तो नेपाल की सरकार द्वारा इसको एक उपाधि दी जाती है काजी की। काजी उसमें एक उपाधि थी, बहुत बड़ा टाइटल था नेपाल में। ठीक है, तो नेपाल सरकार ने इसको काजी की उपाधि दी। ये सर्वोच्च उपाधि होती थी उसमें, जैसे काजी नरसाई हमने पढ़ा, नरसिंह का मंगल वाला। तो नरसिंह का मंगल वाला जो काजी नरसाई था उसको भी काजी की उपाधि मिली हुई थी। ठीक है, इसने भाई एक दो काम करे, गढ़वाल में थोड़ा प्रशासन दुरुस्त करने का काम किया। इसके साथ साथ अमर सिंह थापा का नाम जोड़ा जाता है गंगोत्री मंदिर से। 1807 में गंगोत्री मंदिर का निर्माण अमर सिंह थापा ने कराया। ठीक है, बहुत सी किताबों में आपने पढ़ा होगा, ये वही अमर सिंह थापा था। इसके बाद देखिए आपका अमर सिंह थापा के बारे में जो जुड़ी महत्वपूर्ण बात है, अमर सिंह थापा हिमाचल और कांगड़ा के अभियान में जाता था, और ज्यादातर टाइम गद्दी पर कौन बैठे रहता था, रणजोत सिंह थापा, जो कि दूसरा सूबा होगा, ध्यान रखेंगे। अमर सिंह थापा के अभियान चलते रहते थे, क्योंकि कुशल सेनापति था, इसलिए हिमाचल की तरफ जो सिरमौर था, कांगड़ा जो राज्य था, इन अभियानों में ही जाते रहता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसके बाद जो हमारा गढ़वाल का दूसरा सूबा आता है वो है रणजोत सिंह थापा। ठीक है, रणजोत सिंह थापा, ये हमारा बोला जाता है कि ये ऐसा गोरखा सूबा था जो कि थोड़ा सरल स्वभाव का था। ठीक है, सरल स्वभाव का मतलब ये सॉफ्ट नेचर का था। वैसे तो गोरखा देखिए आपको पता ही है, गर्म खून, बट रणजोत सिंह थापा जो था बोला था कि बहुत ही सरल और काइंड टाइप ऑफ पीपल था ये। ठीक है, बहुत दयालु टाइप का भी था, ऐसा बोला जाता है। और अब बहुत से इसने भी काम किए बोलाते। मोलाराम ने बोला जाता है कि रणजोत सिंह थापा को कर्ण की उपाधि दी थी। गढ़वाल का जो चित्रकार हुआ ना, महान चित्रकार, तो मोलाराम ने इसको कर्ण की उपाधि दी। महत्वपूर्ण पॉइंट नोट करेंगे, मोलाराम ने इसको कर्ण की उपाधि दी थी। ठीक है, क्योंकि विद्वानों और कलाविदों का बहुत ज्यादा सम्मान करता था रणजोत सिंह थापा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये है भैया। और इसके अलावा देखिए आपका इसने कुछ पद भी बनाए थे, जैसे विचारी नामक पद इसी ने बनाया था, जो कि न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जो कि हम गोरखा प्रशासन में पढ़ेंगे। तो न्याय करने वाला जो अधिकारी था, विचारी नामक एक जज, जिसको बोल सकते हैं कि जज जो था, उसको इसने अपॉइंट किया था, इस पद का सृजन इसने किया था। इसके अलावा आचार्य नामक पद भी इसने बनाया था, जो कि अधिशासक था, एडमिनिस्ट्रेशन वाला। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो हमारा रणजोत सिंह थापा था, बोला जाता है कि इसने शासन के लिए एक सभा मंडली का भी गठन किया था उसमें। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आप गोरखाओं के टाइम पीरियड पे देखिए, रणजोत सिंह थापा के पीरियड पे भैया हमारा एक महंत थे, हरिसेवक। ठीक है, महंत हरिसेवक, जो कि आपका गुरु राम राय पढ़ा ना हमने, फतेहपति शाह के दरबार में थे। गुरु राम राय जी के बाद के बहुत से हमारे सेवक आएंगे, जिनमें एक सेवक थे महंत हरिसेवक। तो हरिसेवक जी पे कुछ आरोप लगे और उनको कड़ाई दीप, जो हमारा कड़ाई दीप न्याय व्यवस्था थी, कड़ाई दीप न्याय व्यवस्था के तहत उनको परीक्षा देनी पड़ी। तो महंत हरिसेवक जी के बोला जाता है कि दोनों हाथ जल गए, और ये घटना हुई थी रणजोत सिंह थापा के टाइम पीरियड पे। कड़ाई दीप में होता था कि गरम जो कड़ाई होती थी, गरम कड़ाई में जैसे समोसे तलते हैं, ऐसे तेल उबलता था। उस उबलते हुए तेल में अपराधी के हाथ डाले जाते थे। अगर हाथ जल गए तो वो अपराध दोष साबित होगा, अगर हाथ नहीं जले तो वो फिर उसको क्या करेंगे, दोष मुक्त कर देंगे, यानी कि दोष नहीं है। ठीक है, अब ऐसा भी कहीं हो सकता है, साइंस के हिसाब से हम देखें, कोई भी व्यक्ति हाथ डालेगा गर्म खोलती कड़ाई में, हाथ तो जलना ही है, मतलब हर परिस्थिति में मरेगा आम आदमी ही। ठीक है, शासन प्रशासन में, समझ पा रहे ना। तो ये घटना उस समय हुई थी।
ठीक है, जब इनकी हम न्याय व्यवस्था पढ़ेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। गोरखाओं की न्याय व्यवस्था बहुत ज्यादा कठोर थी भैया। अगला जो शासक है हस्तिदल चौतरिया। हस्तिदल चौतरिया मैंने क्या बोला आपको, कुमाऊं का प्रशासक बनने से पूर्व हस्तिदल चौतरिया 1805 से लेकर 1808 तक गढ़वाल का भी सूबा रहा। फिर बाद में कहा जाएगा ये आपका कुमाऊं में आ जाएगा। ठीक है, ये भी शांत प्रकृति का शासक था ऐसा बोला जाता है हस्तिदल चौतरिया। और इसके टाइम पर एक व्यक्ति आया था गढ़वाल में, रैपर रैपर नाम का व्यक्ति आया था गढ़वाल में। ठीक है, 1808 में, इसी के टाइम पीरियड पे आया था वो। और रैपर को किसने भेजा था, ब्रिटिशर्स ने। रैपर को किसने भेजा, ब्रिटिशर्स ने भेजा था भैया। ठीक है, जो हमारी अंग्रेजी सरकार थी या कंपनी सरकार थी, ताकि रैपर जो था आपका गढ़वाल से होकर कहा जा सके, तिब्बत जा सके। क्योंकि तिब्बत का जो माल था ना भैया, सामान था, वो बहुत ज्यादा बोल सकते कि अच्छा सामान था। उसमें बहुत सी यूनिक चीजें आती थी तिब्बत की, जिसमें गोल्ड का जो हमारा पाउडर था वो आता था। उसके अलावा तिब्बती याक के बने हुए प्रोडक्ट आते थे, डेयरी प्रोडक्ट, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे ब्रिटिशर्स के लिए। बहुत ज्यादा वो क्या थे, न्यूट्रिशन वाले थे। उसके अलावा तिब्बत की बहुत सी जड़ी बूटियां आती थी, यारसा गंबू आता था। अंग्रेजों को तो पता था भैया ये सब काम की चीजें हैं, तो वो चाहते थे कि तिब्बत तक को व्यापार के लिए यहाँ पे बात करने जाए वो, और हमको भी व्यापार के लिए चीजें दी जाए, ऐसा बोला जाए। ठीक है, तो ये बातें वार्तालाप इनके बीच में होती है उस समय। इसके अलावा देखिए आपका जो हस्तिदल चौतरिया था, ये गणनाथ डांडा के युद्ध में मारा जाएगा, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे जब ब्रिटिश शासनकाल पढ़ेंगे। फिर भी लिख लीजिए आप, किस युद्ध में हस्तिदल चौतरिया की मृत्यु हुई थी। तो गणनाथ डांडा युद्ध जो हुआ था, तो उसमें इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गणनाथ डांडा युद्ध में। ओके, और इसी के काल में मौला राम ने रण बहादुर चंद्रिका नामक एक रचना की थी। रण बहादुर चंद्रिका क्वेश्चन बन सकता है किसकी रचना है, तो रण बहादुर चंद्रिका जो रचना की मौला राम ने की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और बोला जाता है कि नेपाल दरबार ने इसकी इस रचना से खुश होकर उसको एक गांव जागीर में दिया था। ठीक है, अब गांव जागीर में मिलना मतलब क्या होता है, पूरा गांव अगर जागीर में मिलेगा तो गांव से जितना भी रेवेन्यू आ रहा है वो किसकी जेब में गया, मौला राम के। ठीक है, तो मौला राम को बहुत फायदा होता है। हालांकि मौला राम का 36 का आंकड़ा किसके पास था, पराक्रम शाह से। मतलब मौला राम का 36 का आंकड़ा किसके साथ था, पराक्रम शाह से। क्योंकि पराक्रम शाह ने उसकी गर्लफ्रेंड भी चुरा ली थी, उसके साथ साथ और भी अन्य अत्याचार किए गए मौला राम पे पराक्रम शाह के द्वारा। इसीलिए पराक्रम शाह को उसने अत्याचारी और विलासी राजा बोला है, और चरित्रहीन राजा बोला है मौला राम ने। पंवार वंश में हमने इसको पढ़ा था। ठीक है, समझ पाए होंगे। चलिए, इसके बाद अगला शासक आएगा भैया गढ़वाल पे। अगला जो सूबा है, इसका नाम था भैरव सिंह। ठीक है, भैरव थापा या भैरव सिंह। तो भैरव थापा का टाइम पीरियड था 1808 से लेकर 11 तक। ठीक है, भैरव थापा जो था भैया बहुत भयानक था भाई, बहुत ही भयानक। ठीक है, मान लीजिए मतलब एक राक्षस ने ही जन्म लिया है इस धरती पे, इतना खतरनाक था। जनता पर बहुत भयानक अत्याचार किया गया उसमें। ठीक है, और मौला राम ने, बोला जाता है कि उसमें लेटर लिखा नेपाल दरबार पर, बताया कि भैरव थापा ने तो यहाँ हाहाकार मचा दिया भैया, यहाँ की जनता। अब यार सोचिए ना, उसमें भैरव थापा का उसमें बोला जाता है कि इतना ज्यादा, आपने वो फिल्म देखी है चाइना गेट, कोई मूवी थी जिसमें जगीरा आता है, लोग छुप जाते हैं, या आप ये मान लो कि शोले फिल्म का गब्बर आ गया भाई, जनता भाग गई डर से, तितर बितर हुए छुप गई। तो इतना खतरनाक था हमारा भैरव थापा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये था, इसके टाइम पीरियड पे अत्याचार बहुत हुआ था, ये आपको याद रखना। कभी क्वेश्चन बनेगा, निम्न में से किस गोरखा सूबा के टाइम पीरियड पे बहुत ज्यादा अत्याचार से जनता त्रस्त थी, तो ये हमारा भैरव थापा था। इसके बाद काजी बहादुर भंडारी आते हैं, अगला जो प्रशासक है 1811 से 12। ठीक है, काजी बहादुर भंडारी। काजी बहादुर भंडारी के टाइम पीरियड पे गढ़वाल में पहला भू बंदोबस्त होगा भाई। कुमाऊं में पहला भू बंदोबस्त किसके टाइम पे, जोगामल शाह के टाइम पे। गढ़वाल का पहला लैंड सेटलमेंट किसके टाइम पीरियड पे होगा, ये हमारा काजी बहादुर भंडारी। ठीक है, समझ पाए ना। तो काजी बहादुर भंडारी ने कब किया था, 1812 में ये भूमि बंदोबस्त किया था गढ़वाल क्षेत्र में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बोला जाता है कि इसने उर्वरता की दृष्टि से भूमि को उसमें 5 भागों में बांटा, अबल भूमि, दम भूमि, सोम भूमि, चाहर भूमि और सूखवासी भूमि। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और गोरखों के द्वारा जो भी भूमि थी ना, वो दस्तूर के नाम से ज्यादा फेमस थी, उसमें दस्तूर कहा जाता था भूमि को, एक स्पेशल नेम रखा था गोरखाओं ने उसमें। ठीक है, इसके बाद जो अगला शासक आता है उसका नाम था भाई अमर सिंह थापा। ठीक है, अमर सिंह थापा आ जाएगा फिर से वापस। अमर सिंह थापा ही पहला गढ़वाल का सूबेदार था। और जब हमारे ब्रिटिशर्स आपका अटैक करेंगे कुमाऊं पर, गढ़वाल पर, उस समय का भी जो हमारा गढ़वाल क्षेत्र का प्रशासक था या सूबा था, वो अमर सिंह थापा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो
1812 में पुनः क्या किया नेपाल सरकार ने, 1812 में नेपाल सरकार ने अमर सिंह थापा और उसका जो पुत्र था रणजोत सिंह थापा, ठीक है, इन दोनों को ही फिर से गढ़वाल क्षेत्र की बागडोर दे दी, रणजोत सिंह थापा को। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है भैया। अमर सिंह थापा उसके बाद गढ़वाल का आपका क्या हो जाएगा, अंतिम सूबेदार था, क्योंकि फिर उसके बाद क्या हो जाएगा भैया, हमारा ब्रिटिशर्स आएंगे, भयानक युद्ध होगा। और गोरखा काल में जो गढ़वाल क्षेत्र था, थोड़ा इसके बारे में भी जानिए। गढ़वाल क्षेत्र को गोरखा प्रशासकों ने, ये जो सुब्बा या सूबेदार लोग थे, इन्होंने गढ़वाल को उसमें 3 तहसीलों में बांटा था। कितनी तहसीलें थी उसमें गढ़वाल क्षेत्र में, तो 3 तहसीलें थी गढ़वाल राज्य में, और 84 पट्टियों में बांटा गया था। ठीक है, 84 पट्टियों में, तो गढ़वाल का ऐसे इन्होंने प्रशासन किया था उसमें। ठीक है, तो ये अभी हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें भी देखेंगे गढ़वाल में जो प्रशासन होगा, उनका शासक होगा, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये था भाई गढ़वाल का आपका अंतिम प्रशासक अमर सिंह थापा। ठीक है, इसके बाद की जो आगे की कहानी है वो हम डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे किस प्रकार से गोरखाओं का जो प्रशासन था और गोरखाओं का न्याय व्यवस्था कैसी थी, गोरखाओं की टैक्स जो व्यवस्था थी कैसी थी, और गोरखाओं को जब अंग्रेजों से युद्ध हुआ तो क्या हुआ था, ये अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे। क्योंकि अमर सिंह थापा के बाद भैया कहानी खत्म हो जाएगी गढ़वाल में। ठीक है, और हस्तीदल चौतरिया कहाँ है, कुमाऊं पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है नाला पानी का जो युद्ध हुआ था, खलंगा का युद्ध हुआ था, वो भी डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में। नाला पानी जो कि देहरादून में है। ठीक है, गोरखा का जो हमारा सैन्य शिविर होता था उसको खलंगा कहा जाता था। तो हम देखेंगे आज भी नाला पानी में आपको वॉर मेमोरियल देखने को मिलेगा। ठीक है, जिलेस्पी का भी, और जो हमारा उसमें गोरखा सेनापति बलभद्र सिंह थापा था। बड़ी ही अच्छी कहानी आपको सुनने को मिलेगी नेक्स्ट टॉपिक में। इसके बाद देखिए अंग्रेज आते हैं भैया, वहां हेर से आ जाता है, हेर से आपका हस्तीदल चौतरिया को गगनाथ डांडा के युद्ध में मार डालता है। ठीक है, और फिर अल्मोड़ा में लाल मंडी की संधि होगी। उसके बाद हमारा लाल मंडी की संधि के बाद फिर भी जो नेपाल दरबार है मानेगा नहीं संधि को, फिर आपके गोरखा फिर से चढ़ाई करेंगे, और उसके बाद आपकी संगोली की संधि होगी फाइनली। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ब्रिटिश शासन शुरू हो जाएगा। तो कहानी देखेंगे आगे, तो नेक्स्ट टॉपिक में बहुत अच्छा मजा आएगा आपको, जिसमें आप गोरखा न्याय व्यवस्था के साथ साथ अन्य जो हमारा गोरखा अंगल गोरखा युद्ध हुआ था उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में। रिवीजन क्लासेस का लाभ ऐसे ही उठाएं दोस्तों। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस हैं, पॉइंट टू पॉइंट आपको इसका रिवीजन करने का फायदा मिलेगा आने वाले एग्जाम्स में। बाकी जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं। ठीक है, आजकल देखिए मोदी जी की भी मुहिम चल रही है, एक पेड़ माँ के नाम। तो आपको भी देखिए एक पेड़ माँ के नाम हमेशा लगाना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। और जो टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है यूट्यूब चैनल पे, उनको भी आप फॉलो कीजिए, उसका निश्चित लाभ आपको आने वाले एग्जाम्स में मिलने वाला है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय देवभूमि।